there are 10 to the power 80 particles in the universe that we can observe. सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, ये नंबर कहां से आया? लेकिन अगर ये नंबर आ गया तो उससे बड़ी बात ये है कि इतने पार्टिकल्स कहां से आए, और वो जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को बनाने के लिए एनर्जी कहां से आई? तो भाई ऐसा है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस एक चीज होती है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस जो है वो है वर्नर हेजनबर्ग साहब की बात। उनने बोला भाई किसी भी जगह पे कभी भी एनर्जी का जो चेंज है एट पर्टिकुलर टाइम वो एग्जैक्टली कांस्टेंट या जीरो नहीं हो सकता। ये सारी चीजें दोस्तों इस किताब के अंदर स्टीफन हॉकिंग साहब ने लिखी है, और जब इस किताब को मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे जब सारी चीजें मिलती हैं तो मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को कि मैं तुमसे ये सारी फैसिनेटिंग चीजें शेयर ना करूं। सो दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें मैं करने वाला हूं जो मैंने इस किताब में पढ़ी है। तुमको वो बात सुन के बहुत बड़ा अचंभा होने वाला है, इसलिए तुमको ये वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। और तुम क्या सोचते हो इस बारे में, इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में तुमको लिखना ही पड़ेगा। देखो भाई, तो स्टीफन हॉकिंग साहब ये बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसमें 10 टू द पावर 80 पार्टिकल्स हैं, 10 की पावर 80। ये बहुत 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 बड़ा नंबर है। अब सवाल ये आता है, वेयर डिड दे ऑल कम फ्रॉम? वो आए कहां से? तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस ये कहते हैं कि एनर्जी जो है वो पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कहीं एनर्जी अपने आप पार्टिकल एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हुई, अगर वो फिर से एनहाइलेट हो गए वो फिर से एनर्जी बन गए। यानी कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं जहां पे पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर बने और फिर वो रुक गए, वापस एनहाइलेट नहीं हुए। तो अब और भी बड़ा सवाल ये आ जाता है, द पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ एनर्जी in the form of particle antiparticle pair, but that just raises the question of where the energy come from. भाई particle come from, they come from energy, then where did the energy come from? वो एनर्जी कहां से आई? तो दोस्तों, अब इस वीडियो का वो मोमेंट आ गया है जो कि सबसे फैसिनेटिंग है, लेकिन उसको बताने से पहले अब मुझे थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा कि ये सारी बातें हो क्यों रही है। तो हुआ ये दोस्तों, जब एक्सप्लेन करा जाने लगा कि क्यों यूनिवर्स वैसा है जैसा है, आज जैसा है ये ऐसा क्यों है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो ऐसी ही क्यों थी, तो उसके लिए जब स्टीफन हॉकिंग साहब और उनके साथी लोग सोच रहे थे और इसका जवाब ढूंढ रहे थे तो वहां पे एक प्रॉब्लम आई थी। सुनो गौर से, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिवर्स शुड have begun in just this way। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है एक्सेप्ट एज द एक्ट ऑफ अ गॉड हु इंटेंडेड टू क्रिएट बीइंग्स लाइक अस। यानी क्या ये बोला जा सकता है कि स्टीफन हॉकिंग साहब ये बोल रहे हैं कि भाई ये सब भगवान की संरचना है, ये गॉड ने बनाया है, या वो ये बोल रहे हैं कि फिजिक्स के पास नहीं है जवाब इन सब चीजों का, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि हां ये सब जो बनाया हुआ है ये भगवान की ही एक रचना है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो साइंस के पास है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वो है एक अप्रोच, वो है एक ऐसी सोच कि जब तक सारे ऑप्शंस, जब तक सारी पॉसिबिलिटीज, जब तक सारे कॉम्बिनेशंस, सारे मॉडल्स फेल न हो जाएं, तब तक कोशिश करते रहो, क्योंकि हो सकता है कि 100 साल बाद ग्रेविटेशनल रेव्स डिटेक्ट हो जाएं, जैसा कि लीगो में हुआ भी दोस्तों। तो हुआ ये कि जब ये सारी बातें चल रही थी तो एक अप्रोच किसी एक युवा के दिमाग में आई और उसने उसको प्रपोज कर दिया। लेकिन उसको समझने के लिए मुझे आम जिंदगी पे आना पड़ेगा। आम जिंदगी में जब भी रेट बढ़ जाती है किसी चीज की, प्राइस बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो गया। एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो एग्जाम्पल सुनो, इस बुक ही में लिखा हुआ है, कुछ भी मेरी साइड से नहीं है, सब स्टीफन हॉकिंग सर की साइड से है। हुआ यह था, जर्मनी में आफ्टर द फर्स्ट वॉर प्राइस ऑफ अ लॉफ ऑफ ब्रेड, यानी एक ब्रेड का जो पीस है उसका प्राइस वेंट
फ्रॉम अंडर अ मार्क वहां की करेंसी, यानी मान लो जैसे 1 रुपया इंडिया में है, वैसे रुपया जैसे इंडिया की करेंसी, वैसे वहां की करेंसी मार्क थी। इट वेंट फ्रॉम अंडर अ मार्क टू मिलियंस ऑफ मार्क्स इन अ फ्यू मंथ, यानी महंगाई इतनी तेज दौड़ी कि एक ब्रेड का पीस 1 रुपए से, अगर इंडिया में उसको लिया जाए तो 1 रुपए से लाखों रुपए का हो गया। क्या कुछ ऐसा ही हुआ था यूनिवर्स में? क्योंकि जो मॉडल है जिसकी बात हो रही है वो है इन्फ्लेशनरी मॉडल, यानी बिग बैंग हुआ और उसके बाद इस तरीके से भागा यूनिवर्स जैसे कि महंगाई भागती है या फिर उससे भी तेज। तो देख लें क्या कहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग साहब कहते हैं यूनिवर्स भागा लेकिन महंगाई से बहुत तेज स्पीड में भागा। अब कितने जीरोस आएंगे ये तुमको देख लेना दोस्तों। मिलियन 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 10 की पावर 30 हो जाएगा ऐसे तो भाई, 6 + 6 + 6 + 6 + 6, यानी इतना गुना तेज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड के फ्रैक्शन में जो यूनिवर्स है वो इतना गुना एक्सपेंड हो गया था। दैट वाज द इन्फ्लेशनरी मॉडल जो प्रपोज हुआ। अब इस मॉडल की खास बात यह है कि यह मॉडल यह बोलता है कि जितना ज्यादा ये इन्फ्लेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और उतनी ही ज्यादा एक और एनर्जी चाहिएगी जो कि इस पूरे सिस्टम को स्टेबल रखे। इसको रिलेट करने के लिए दोस्तों फिर से हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी और अब जिसकी मदद ले रहे हैं वो हैं सबसे बड़े खिलाड़ी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की और उन्होंने जब पूरा एक्सप्लेन कर दिया था सब कुछ, तो वहां पे यूनिवर्स के मॉडल को स्टैटिक रखने के लिए उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट अपनी इक्वेशन में डाल दिया। वो जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसका काम है एंटी ग्रेविटी रिपल्सिव, यानी ग्रेविटी अगर खींच रही है तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ये कहेगा कि भाई हम धक्का मारते हैं। क्योंकि ये लगता था एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को कि भाई जो ग्रेविटी है वो तो कोलैप्स करवा देगी, लेकिन यूनिवर्स तो स्टैटिक है। ना तो यूनिवर्स स्टैटिक था और ना ही ग्रेविटी कोलैप्स करवा रही थी। सच्चाई ये है दोस्तों कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो इक्वेशंस जो है वो यूनिवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हैं जब मैक्रो स्केल पे देखा जाए, तो अब ये बात आई कि ये जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आइंस्टाइन साहब ने अपनी थ्योरी में डाला था, अपनी इक्वेशन में डाला था, कहीं यही तो वो चीज नहीं है जो यूनिवर्स के इन्फ्लेशनरी मॉडल में वो जो सुपर इन्फ्लेशन हुआ था, वो जो एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, उसी को पावर कर रही हो। और दोस्तों इस चीज पे ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर चुके हैं जहां पे जिक्र होता है लैम्डा CDM का। लैम्डा इज द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और उसको रिलेट करा जा रहा है डार्क एनर्जी से। सो दोस्तों सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एक दूसरे की साइड पॉइंट कर रहा है, जुड़ रहा है। लेकिन क्या ये मेन मुद्दा है आज की इस वीडियो का? नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो इस किताब में लिखा है, वो ये मेन मुद्दा नहीं है। जबकि मेन मुद्दा ये है कि इन्फ्लेशनरी मॉडल ये कहता है कि वो एनर्जी जो फैला रही है, जो ग्रेविटी को बैलेंस कर रही है, यानी वो एनर्जी जो पार्टिकल्स को बना रही है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 2 पार्ट चाहिए। एक होगी कुछ पॉजिटिव एनर्जी जो कि पार्टिकल्स को बनाएगी और एक होगी नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि द आंसर इज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज एग्जैक्टली 0। यस, इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी 0 होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, स्टीफन हॉकिंग साहब ने कहा है कि ये जो यूनिवर्स है इसकी टोटल एनर्जी जो है वो 0 है। अब ये हुआ कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो, ये कहते हैं कि जो मैटर है यूनिवर्स में वो तो पॉजिटिव एनर्जी से बन गया। अब वो जो मैटर बना, उस मैटर में आया ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसके कारण जो एनर्जी आती है, तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो तुम रिकॉल कर पाओगे दोस्तों, जब क्लास 11th में ग्रेविटी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे अपन देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि जहां कहीं भी अट्रैक्शन है वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी। तो ये क्या कह रहे हैं, सुनेंगे अपन।
द मैटर इज ऑल अट्रैक्टिंग इटसेल्फ बाय ग्रेविटी। टू पीसेस ऑफ मैटर जब पास में होते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होती है, दूर होते हैं तो एनर्जी कम नेगेटिव होती है। ये वही एनर्जी है दोस्तों जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये अपन क्लास 11th में पढ़ लेते हैं, यानी क्या क्लास 11th में जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं उससे अपन कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हम बिग बैंग का सॉल्यूशन बता सकते हैं? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। दिस इज बिकॉज यू हैव टू एक्सपैंड, आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी जब दो अट्रैक्टिव मासेस को दूर लेके जाओगे। यू हैव टू डू वर्क, क्योंकि अगर आपने उनको छोड़ा तो फिर से पास आना चाहेंगे। यू हैव टू पुल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग देम टुगेदर। दस इन अ सेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड हैज नेगेटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी का मास बन गया और उस हर एक मास के पार्टिकल से एक ग्रेविटेशनल एनर्जी एसोसिएटेड है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन जो 10 की पावर 80 पार्टिकल्स की बात हो रही है, ये सब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, यानी वो नेगेटिव एनर्जी भी एसोसिएटेड है। वन कैन इजीली शो दैट दिस नेगेटिव gravitational energy exactly cancels the positive energy of matter and then plus and minus goes to zero। अब दोस्तों यहां पे एक बात हो रही, तो भाई अगर टोटल एनर्जी जीरो है तो इन द फर्स्ट प्लेस एक्सपेंशन हुआ ही कैसे जब एनर्जी आपके पास नहीं थी? तो यहां पे क्या कह रहे हैं, सुनो, 2 times 0 is a 0। मतलब अगर एक्सपेंशन होगा और जितना तेज होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स को जनरेट होना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स जनरेट होंगे वो बनी पॉजिटिव एनर्जी। उस पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल पुल चाहिए जो देगा नेगेटिव एनर्जी, यानी एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, पार्टिकल बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों द यूनिवर्स कैन डबल द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव मैटर एनर्जी एंड ऑल्सो डबल द नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी विदाउट वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ energy. This does not happen in a normal expansion of the universe in which the matter energy density goes down as the universe gets bigger। ये normal expansion की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये जब ही हो सकता है जब inflationary expansion हो। So the energy has to be maintained but there is a condition कि inflationary expansion हो। So दोस्तों अब वो समय आ गया जब तुमको कमेंट सेक्शन में ये बताना है व्हाट डू यू थिंक, क्या सही में अपने यूनिवर्स का इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन है? अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन है तो अभी जो सिचुएशन है क्या वो और बदल जाएगी? क्योंकि अगर एक्सपेंशन बहुत तेज हो रहा है तो व्हाट विल हैपन टू द मैटर? क्या हम फिर धीरे धीरे ये जो ग्रेविटेशनल पुल जो हमें खींचता है ये हमें रोक नहीं पाएगा? क्या हमारा सोलर सिस्टम एकदम बिखर जाएगा? क्या सब कुछ दूर हो जाएगा? क्या हमें बिग रिप जैसी कोई चीज मिलने वाली भविष्य में? जरूर से बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो और मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इंक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहां पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा।
अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से, प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSEP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।